गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रख रहे होंगे। चलिए तो क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो आज का हमारा कोड क्या है कि एक नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, एक नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना नहीं अखरता है। आखिर उसकी कोशिश बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बिल्कुल सही बात है कि जो मेहनत करता है, जो कोशिश करता है, जो प्रयास करता है, उसे एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है। और सफलता इतनी अच्छी मिलती है कि लोग देखते रह जाते हैं, है ना। कि कहते हैं ना कि तैयारी इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाती हुई आए। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। ये हमारी बायोलॉजी की क्लास है जिसमें हमारा चैप्टर चला हुआ है उत्सर्जन तंत्र। यानी हमने कल क्या शुरू किया था? उत्सर्जन तंत्र को, यानी यूरिनरी सिस्टम को हमने कल शुरू किया था। ठीक है, एक बार हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। मैंने आपको कल क्या क्या पढ़ाया था? ठीक है, चलिए चैप्टर का नाम क्या है हमारा? उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र यानी यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, चलिए तो क्या होता है उत्सर्जन तंत्र यानी यूरिनरी सिस्टम, क्या होता है? तो हमने क्या पढ़ा था कल? एक बार हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर में, यानी मानव शरीर में प्रति क्षण यानी हर पल हर समय कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया होती रहती है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहती है, कुछ ना कुछ गतिविधियाँ होती रहती है। ठीक है, जैसे अभी भी जैसे मैं खड़ी हुई हूँ यहाँ पे, तो मेरे शरीर में बहुत सारी चीज़ें चल रही है। ब्लड का सर्कुलेशन चल रहा है, श्वास की क्रिया चल रही है, पाचन की क्रिया चल रही है। ठीक है, तो बहुत सारी गतिविधियाँ है, बहुत सारी प्रक्रिया है जो चलती रहती है। कुछ अनैच्छिक क्रियाएं होती है, कुछ ऐच्छिक क्रियाएं होती है। यानी कुछ क्रियाओं पर हमारा नियंत्रण होता है। जैसे मेरी मर्जी है कि मुझे इधर देखना है, मेरी मर्जी है कि मुझे इधर देखना है, मुझे गर्दन को ऐसे घुमाना है, मुझे ऐसे घुमाना है, मुझे हाथ को मोड़ना है। तो ये मेरी मर्जी है, इन पर मेरा कंट्रोल है कि मैं अपनी मर्जी से इन्हें दाएं बाएं इधर उधर घुमा सकती हूँ। लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, हमारा नियंत्रण नहीं होता। जैसे श्वास की क्रिया है, कितनी देर श्वास रोक सकते हैं हम? अगर ज़्यादा देर रोकेंगे तो फिर ऊपर चले जाएंगे, है ना। तो जैसे पाचन की क्रिया है, हम चाहे ना चाहे पाचन होता रहेगा। जैसे ब्लड सर्कुलेशन है तो ब्लड का सर्कुलेशन होता रहेगा। हम चाहते हैं, हम अभी चाहे कि हमारे हाथ का खून रुक जाए, रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। तो बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। तो कुछ ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं प्रति क्षण हमारे शरीर में, मानव शरीर में चलती रहती है। उन क्रियाओं के फलस्वरूप, यानी जो वो क्रियाएं चल रही है, ऐच्छिक और अनैच्छिक जो क्रियाएं चल रही है, उन क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ त्याज्य पदार्थ यानी ऐसे पदार्थ जो त्यागने योग्य हो, जो बाहर निकालने योग्य हो, जो नुकसानदायक हो, वो हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं। जो हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं? नुकसानदायक होते हैं। तो उन त्याज्य पदार्थों को बाहर निकालने के लिए हमारे शरीर के कुछ अंग होते हैं जो वो हमारे शरीर से उन्हें बाहर निकालते हैं। उन पदार्थों को क्या कहते हैं? त्याज्य पदार्थ कहते हैं, बेकार पदार्थ कहते हैं। लेकिन हमारे शरीर के जो अंग उन्हें बाहर निकालने का काम करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? उत्सर्जी अंग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? उत्सर्जी अंग। और जब वो कार्य हो रहा होता है, यानी जब वो त्याज्य पदार्थों को उत्सर्जी अंग बाहर निकाल रहे होते हैं, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? उस क्रिया को कहते हैं उत्सर्जन
क्रिया क्या बोलते हैं? उत्सर्जन क्रिया बोलते हैं। और जहाँ पर वो क्रिया हो रही होती है, जहाँ पर वो पूरा प्रोसेस हो रहा होता है, उन उत्सर्जी अंगों के द्वारा त्याज्य पदार्थों को बाहर निकालने की जो क्रिया हो रही होती है, उस पूरे सिस्टम को, उस पूरे तंत्र को बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र, यानी यूरिनरी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है, इजी लैंग्वेज में बताया है, तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो मैंने वो आपको बताया था, सबसे पहले वृक्क या किडनी के बारे में बताया था। फिर जैसे यूरेथ्रा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें सब, स्किन है, जो क्या करती है, जो हमारे शरीर में नुकसानदायक पदार्थ है, त्याज्य पदार्थ है, उन्हें बाहर निकालने का कार्य करती है। तो वो अंग मैंने आपको, उत्सर्जी अंग मैंने आपको कल बताए थे। तो आज एक एक से शुरुआत करते हुए चलते हैं, यानी शुरुआत किससे करते हैं? किडनी से करते हैं, गुर्दे से करते हैं, वृक्क से करते हैं। क्या बोलते हैं उसे? आम भाषा में बोलते हैं गुर्दे यानी किडनी। ठीक है, तो कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, नोट डाउन करते हुए चलेंगे, एक एक लाइन, एक एक पॉइंट को नोट डाउन करेंगे। हाथ से बनाई हुई पीडीएफ है, बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में बनाई गई है, आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत। वृक्क या गुर्दे, हेडिंग क्या डालेंगे? वृक्क या गुर्दे। दिखाई दे रहा होगा आपको अच्छे से। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? किडनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किडनी बोलते हैं। चलिए, तो ये संख्या में कितने होते हैं? 2 होते हैं। सभी को पता है कितनी किडनी होती है? 2 किडनी होती है। एक किडनी के बाद एक किडनी के साथ भी हम जी सकते हैं, यानी अगर हमारी एक किडनी निकल जाती है, खराब हो जाती है, या हम किसी को दे देते हैं, डोनेट कर देते हैं, तो हम एक किडनी के साथ भी जिंदा रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। ठीक है, तो ये संख्या में कितनी होती है? 2 होती है। इनकी आकृति कैसी होती है? सेम के बीज के आकार की होती है। सेम की फली देखी होगी ना आपने, सब्जी बनाते हैं सेम की फली की, तो इनका आकार कैसा होता है? सेम की फली के जैसा होता है। ठीक है, तथा ये हमारे शरीर की सबसे एक्टिव ग्लैंड होती है, सबसे सक्रिय ग्लैंड होती है, सबसे सक्रिय अस्थि होती है। ये हमारे शरीर की सबसे एक्टिव ग्लैंड होती है। ये कहाँ पर होती है? हमारे स्पाइन के, मेरुदंड के एक दाईं ओर और एक बाईं ओर। 2 हो गई किडनी, तो एक कहाँ होगी? एक दाईं ओर होगी और एक बाईं ओर होगी। ये इनका स्थान है। ठीक है जी, ये कहाँ से शुरू होती है? 12वें थोरेसिक वर्टिब्रा से। थोरेसिक वाला रीजन कौन सा होता है? ये वाला रीजन थोरेसिक रीजन होता है। तो 12वें थोरेसिक वर्टिब्रे से शुरू होकर कहाँ तक जाती है? तीसरे लंबर, थोरेसिक से नीचे वाला जो भाग होता है उसे क्या बोलते हैं? लंबर रीजन बोलते हैं, कमर वाला भाग। ठीक है, लंबर वर्टिब्रा तक स्थिर रहते हैं, यानी जो गुर्दे हैं वो कहाँ तक स्थिर, कहाँ से शुरू होते हैं? ये हमारे थोरेसिक वर्टिब्रा से, 12वें वर्टिब्रा से शुरू होकर कहाँ तक जाते हैं? लंबर तक। लंबर कौन से तक? तीसरे लंबर वर्टिब्रा तक स्थिर रहते हैं। ठीक है, प्रत्येक गुर्दे की लंबाई कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है एक गुर्दा, यानी एक किडनी। चौड़ाई कितनी होती है? 6 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और 3 सेंटीमीटर मोटा होता है। मोटाई कितनी होती है? 3 सेंटीमीटर। 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा किडनी यानी गुर्दा लंबा होता है, 6 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई होती है और 3 सेंटीमीटर उसकी क्या होती है? मोटाई होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा नीचे से, तो ऊपर करके देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए कि एक वयस्क व्यक्ति में दोनों गुर्दों का भार मिलाकर ही, एक वयस्क व्यक्ति यानी एक जवान व्यक्ति जो होता है, उसमें अगर दोनों गुर्दों का भार पूछा जाए तो कितना होता है? 150 ग्राम होता है। कितना होता है? 150 ग्राम। यानी दोनों गुर्दों का भार कितना होता है? मात्र 150 ग्राम के दोनों गुर्दे होते हैं, दोनों किडनी होती है।
ये दाहिना गुर्दा यकृत के द्वारा काफ़ी जगह घेर लेने के कारण, जो हमारा लीवर है, जो हमारा यकृत है, वो काफ़ी जगह घेर लेता है, दाहिनी तरफ होता है। ठीक है, तो जो दाहिना गुर्दा होता है वो लीवर की जगह घेर लेने के कारण थोड़ा नीचे स्थित होता है। ठीक है, मैं आपको पिक्चर के माध्यम से भी दिखा दूंगी, पिक्चर के माध्यम से भी बता दूंगी आप लोगों को कि कहाँ पर स्थित होता है। ठीक है, तो जो दाहिना गुर्दा होता है, दाहिनी किडनी होती है, वो यकृत जगह ले लेता है। जब यकृत जगह लेगा तो वो बाएं गुर्दे की अपेक्षा जो दाहिना गुर्दा होगा वो क्या होगा, बाएं गुर्दे की अपेक्षा थोड़ा नीचे स्थित रहता है, यानी उसकी स्थिति कहाँ पर हो गई, थोड़ी डाउन हो जाती है। इसका बाहरी भाग कैसा होता है, उभरा हुआ होता है, जो बाहर से कैसा दिखाई देता है, उभरा हुआ दिखाई देता है। और उस उभरे हुए भाग को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइलम। क्या बोलते हैं, उस उभरे हुए भार को हाइलम बोलते हैं। जो गुर्दे का उभरा हुआ भार होता है उसे हाइलम बोलते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुर्दे के उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हाइलम। क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं, हाइलम। ठीक है, हाइलम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं कि हाइलम द्वारा ही वृक्क से मूत्रवाहिनी और वृक्कीय सिरा निकलती है। हाइलम द्वारा ही क्या होता है, यूरिन जो होता है, जो किडनी होती है, किडनी से ही मूत्रवाहिनी और वृक्क सिरा निकलती है और कहाँ पर मिलती है, वृक्कीय धमनी में प्रवेश करती है। ये कैसे कैसे प्रोसेस होता है ये मैं आपको पूरा पिक्चर के माध्यम से अच्छे से बता दूंगी। कहाँ पर जाकर मिलती है, वृक्कीय धमनी में प्रवेश करती है। इसके बाद वृक्कीय धमनी क्या करती है, जो वृक्कीय सिरा है वो किडनी से रक्त ले जाकर महासिरा में मिला देती है। कहाँ पर मिला देती है, महासिरा में मिला देती है। और महाधमनी से निकली हुई जो वृक्कीय धमनी होती है वो वृक्क में यानी किडनी में प्रवेश करती है। और वृक्क के शिखर पर, जो शिखर यानी किडनी का जो ऊपर वाला भाग होता है, शिखर यानी ऊंचा, ऊपर वाला जो भाग होता है किडनी के शिखर पर अधिवृक्क ग्रंथि स्थित होती है, यानी सुपर रीनल ग्लैंड स्थित होती है। कौन सी ग्लैंड स्थित होती है, सुपर रीनल ग्लैंड, यानी अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है, वृक्क के ऊपर वाले भाग पर, किडनी के शिखर पर, किडनी के ऊपर वाले भाग पर अधिवृक्क ग्रंथि यानी सुपर रीनल ग्लैंड स्थित होती है। नेक्स्ट देखेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फटाफट से नोट डाउन कीजिए, मैं साइड हो जाती हूँ। चलिए नेक्स्ट क्या है, इसके बाद आ जाती है गुर्दे की संरचना। क्या आ जाती है कि जो गुर्दे की संरचना है वो कैसी होती है। ठीक है, चलिए गुर्दे की संरचना, हेडिंग क्या डालेंगे, गुर्दे की संरचना। चलिए, गुर्दे की आंतरिक संरचना अनेक इकाइयों से मिलकर बनी होती है, यानी जो गुर्दा अंदर से होता है वो अनेक यूनिट से मिलकर बना होता है। उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं, नेफ्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, प्रत्येक वृक्क में 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं, यानी एक किडनी में कितने नेफ्रॉन्स होते हैं, 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं, 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। और ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। ये जो नेफ्रॉन होते हैं, एक किडनी में अगर आपसे पूछा जाए कितने नेफ्रॉन्स होते हैं तो 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। और कैसे होते हैं, बहुत ही छोटे, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कार्टिकल और दूसरा होता है जक्स्टामेड्युलरी। क्या होता है, जक्स्टामेड्युलरी। एक होता है कार्टिकल, दूसरा होता है जक्स्टामेड्युलरी। ये मैंने आपको कल भी बताया था। जो कार्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं वो जक्स्टामेड्युलरी की तुलना में 7 गुना अधिक होते हैं। यानी जो कार्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं, 2 प्रकार के नेफ्रॉन्स होते हैं, कार्टिकल और जक्स्टामेड्युलरी। जो कार्टिकल है वो
जस्टा मेडुलरी की तुलना में 7 गुना अधिक होते हैं। ठीक है, सामान्य अवस्था में वृक्कों का कार्य क्या होता है, कार्टिकल नेफ्रॉन से ही करते हैं। यानी जब सामान्य स्थिति होती है, किडनी की सामान्य स्थिति होती है, तो उस समय कार्य कौन करता है, कार्टिकल नेफ्रॉन से ही कार्य करते हैं। लेकिन जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स अधिक दबाव की स्थिति में, यानी जब अधिक दबाव आ जाता है, अधिक प्रेशर आ जाता है, तो ये जो जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, वो सक्रिय हो जाते हैं। तो अगर सामान्य स्थिति है, अगर वृक्क की किडनी की स्थिति सामान्य है, तो कैसे कौन कार्य करेंगे, कार्टिकल नेफ्रॉन्स कार्य करते हैं। लेकिन अगर दबाव की स्थिति आ जाती है, तो जो जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है, नोट डाउन कीजिए फटाफट से। चलिए इसके बाद देखते हैं वृक्क के कार्य, यानी जो किडनी है हमारी, उसके क्या क्या कार्य होते हैं। ठीक है, चलिए हेडिंग डालेंगे आप लोग, वृक्क के कार्य। चलिए इसे मैं हाईलाइट कर देती हूँ। वृक्क यानी किडनी के कार्य, वृक्क के मुख्य कार्य, फंक्शंस ऑफ द किडनी। किडनी, ठीक है। चलिए, तो जो किडनी होती है उनके क्या क्या कार्य होते हैं, सबसे पहले लिखेंगे कि किडनी शरीर में जल की मात्रा का संतुलन बनाकर रखती है। क्या करती है, संतुलन बनाकर रखती है। यहाँ पे ये लिखा हुआ नहीं है, तो क्या करती है, किडनी शरीर में जल की मात्रा का संतुलन बनाकर रखती है। क्या करती है, जो गुर्दे होते हैं वो हमारे शरीर में जल का, वाटर का क्या करते हैं, बैलेंस बनाकर रखते हैं, संतुलन बनाकर रखते हैं। दूसरा कार्य क्या हो जाता है कि शरीर में खनिज लवण, जल तथा प्रोटीन के पाचन के बाद बने त्याज्य पदार्थ, यानी जब शरीर में खनिज लवण, जल और प्रोटीन का पाचन हो जाता है, उस पाचन के बाद जो त्याज्य पदार्थ होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, त्याज्य पदार्थ यानी त्यागने योग्य पदार्थ, जो शरीर से बाहर निकालने योग्य पदार्थ होते हैं। कौन कौन से, जैसे यूरिक है, यूरिक एसिड है, क्रेटिनिन है इत्यादि है, इन्हें शरीर से बाहर निकालना। कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, क्या है, CO2 है, तो इन्हें शरीर से बाहर निकालने का काम कौन करते हैं, गुर्दे करते हैं। कौन कौन सी चीज़ों को, ये CO2 इसमें नहीं आएगा, ठीक है, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन इत्यादि, इन्हें बाहर निकालने का कार्य करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है कि शरीर में जल एवं इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बना के रखते हैं। हमारे शरीर में किडनी क्या करती है, पानी का और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बनाकर रखती है, संतुलन बनाकर रखती है। इसके बाद नेक्स्ट कार्य क्या आ जाता है, एक एक कार्य को नोट डाउन करते हुए चलिए आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट कार्य क्या होता है किडनी का, कि शरीर में तरल पदार्थों के आयतन और उनकी प्रतिक्रिया को नियंत्रण रखते हैं, यानी उनकी प्रतिक्रिया पर कंट्रोल करते हैं। जो भी तरल पदार्थ होते हैं शरीर में, उनके आयतन और उनकी प्रतिक्रिया को नियंत्रण रखने का कार्य करते हैं गुर्दे। ठीक है, इसके बाद क्या है कि ब्लड में यानी रक्त में खनिज लवण में सोडियम, पोटेशियम की मात्रा पर कंट्रोल करते हैं। जो हमारे ब्लड में, जो हमारे रक्त में खनिज लवण में सोडियम होता है यानी नमक की मात्रा होती है, पोटेशियम की मात्रा होती है, उस पर कंट्रोल करने का काम कौन करते हैं, गुर्दे करते हैं, यानी किडनी करती है। फटाफट से नोट करेंगे, इसे मैं साइड हो जाती हूँ। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद है
कि ये यहाँ तक हो गया कि रक्त में खनिज लवण में सोडियम पोटेशियम की मात्रा पर नियंत्रण रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट काम क्या है गुर्दे का, कि ये रेनिन नामक एंजाइम का उत्पादन करते हैं। कौन से? रेनिन नामक एंजाइम का उत्पादन करते हैं। एक सेकेंड, ये क्या करते हैं? एक एंजाइम का उत्पादन करते हैं। उस एंजाइम का नाम क्या है? रेनिन। सॉरी। ये क्या करते हैं? एक एंजाइम रिलीज करते हैं, उत्पादन करते हैं, उसका नाम क्या है? रेनिन, जो रक्त दाब का नियमन करने में सहायता करता है, जो ब्लड प्रेशर का नियमन करने में क्या करता है? सहायता करता है। जो रेनिन नामक क्या होता है? एंजाइम होता है, वो ब्लड प्रेशर का नियमन करने में सहायता करता है। नेक्स्ट आ जाता है कार्य। क्या है नेक्स्ट कार्य? कि संपूर्ण शरीर में जल संतुलन का नियमन करके, यानी पूरे शरीर में जल का बैलेंस बनाकर, संतुलन करके रक्त के प्लाज्मा आयतन को स्थिर बनाए रखते हैं। रक्त में जो प्लाज्मा आयतन होता है उसे स्थिर रखने का कार्य भी कौन करते हैं? गुर्दे ही करते हैं। नेक्स्ट क्या है? कि ये अमोनिया उत्पन्न कर रक्त का हाइड्रोजन आयतन स्थिर रखते हैं। क्या करते हैं? ऊपर दिखा देती हूँ मैं आपको। लास्ट क्या है? कि ये अमोनिया उत्पन्न कर रक्त का हाइड्रोजन आयतन स्थिर करते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन से कार्य है। कि किडनी शरीर में जल की मात्रा का संतुलन बनाकर रखती है। दूसरा क्या है? शरीर में खनिज लवण, जल तथा प्रोटीन के पाचन के बाद जो त्याज्य पदार्थ होते हैं, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन इत्यादि को बाहर निकालने में सहायता करते हैं। तीसरा कार्य क्या हो जाता है? कि शरीर में जल एवं इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाकर रखते हैं। चौथा कार्य हो जाता है शरीर में तरल पदार्थों के आयतन और उनकी प्रतिक्रिया को नियंत्रण करते हैं। पांचवा कार्य हो जाता है कि रक्त में खनिज लवण में सोडियम पोटेशियम की मात्रा पर नियंत्रण रखते हैं। छठा कार्य होता है कि रेनिन नामक एंजाइम का उत्पादन करते हैं, जो रक्त दाब का नियमन करने में सहायता करता है। सातवां कार्य हो जाता है कि संपूर्ण शरीर में जल संतुलन का नियमन करके रक्त के प्लाज्मा आयतन को स्थिर बनाए रखते हैं। और लास्ट कार्य होता है कि ये अमोनिया उत्पन्न कर रक्त का हाइड्रोजन क्या करते हैं? आयतन स्थिर रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है? ये हमारे वृक्क के कार्य हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम पढ़ेंगे वृक्क की कार्य प्रणाली और मूत्र विसर्जन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? वृक्क की कार्य प्रणाली पढ़ेंगे और नेफ्रॉन के भाग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नेफ्रॉन के भाग पढ़ेंगे। एक बार मैं आप लोगों को इसकी पिक्चर दिखा देती हूँ। देखिए, देखिए इस तरह की होती है किडनी। और भी दिखा देती हूँ मैं आपको, आप सभी को पता है किडनी कैसी होती है। ठीक है, तो इसे कल की क्लास में मैं आपको अच्छे से डिफाइन करके बता दूंगी। ठीक है, कि कैसे कैसे प्रोसेस होता है। ठीक है, कि रीनल आर्टरी क्या होती है, मेडुला क्या होता है, बायो कैप्सूल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। और इसे चित्र के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे कि जो यूरिनरी सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है। ठीक है, आपको यूरिनरी सिस्टम भी मैं एक बार दिखा देती हूँ।
देखिए ये हो जाते हैं हमारे लंग, ये गुर्दे, ठीक है। ये देखिए ये हो जाते हैं हमारे गुर्दे जो हमने अभी पढ़े हैं, किडनी। एक इधर हो जाती है, एक इधर। ये हो जाती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। ये हो जाता है यूरेटर, ठीक है। ये हो जाता है ब्लेडर और ये यूरेथ्रा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को एक एक करके पढ़ेंगे। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा किडनी। किडनी में अभी बचा हुआ है, उसे भी हम पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल की क्लास में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, तभी हमें चीज़ें याद हो पाएंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। और जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ कि वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो 5 मिनट का समय निकाल कर वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी जाके आगे कुछ बढ़ सकता है, तभी आपकी क्लास भी बड़ी हो सकती है। हम भी चाहते हैं कि लाइव आके आप लोगों को क्लास दे, एक टॉपिक एक ही क्लास में ख़त्म करा दे। तो इसके लिए आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने परिवार को बड़ा कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।